आप लोगों के लिए आया हूं मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें हमने अभी तक बात करी है गुलाम वंश की। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत में गुलाम वंश में हमने लास्ट जो रूलर देखा था उसमें हमने बलबन के बारे में बात की थी, और उसके उत्तराधिकारी कैमूर्स और केकुबाद के टाइम पीरियड पर एक उनका सेनापति सूबेदार था जिसका नाम था मलिक फिरोज। उसने मौका पाकर धीरे धीरे अपने राजनीतिक इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया, और राजनीतिक इंटरफेरेंस के बाद उसने मौका पाकर कैमूर्स और केकुबाद की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना करता है जिसे हम खिलजी वंश के नाम से जानते हैं। खिलजी वंश जो है दिल्ली सल्तनत में सबसे शॉर्टेस्ट रूलिंग टाइम पीरियड है। ठीक है, ध्यान रखेंगे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे कम दिल्ली सल्तनत पर शासनकाल किसका रहा है, तो खिलजियों का रहा है 1290 से लेकर 1320 एडी तक। ठीक है, जिस खिलजी वंश की स्थापना या उसका संस्थापक है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसका वास्तविक नाम है मलिक फिरोज। इसने धीरे धीरे पहले एक सैनिक के रूप में अपना काम जीवन यापन शुरू किया, बाद में सेनापति सूबेदार बनता है, और उसके समय पे जितने भी अन्य अमीर सूबेदार और तुर्क सरदार थे उनके वर्चस्व को ये कम करता है और अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। और जब ये शासक बनता है तब इसकी उम्र मात्र 70 वर्ष की थी। 70 वर्ष की उम्र में शासक बनने के पश्चात इसने अपने दामाद और अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी की सहायता से अपना सैन्य विस्तार शुरू करता है, अपने राज्य का विस्तार शुरू करता है। उसी के नेतृत्व में बहुत सारे विजयी अभियानों पर विजय प्राप्त करता है, और जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पर ही दिल्ली सल्तनत पर चौथा मुगल आक्रमण शुरू हुआ, जिसमें या बोल सकते हैं दिल्ली सल्तनत पर तीसरा मुगल आक्रमण किसके टाइम पीरियड पे हुआ है, तो ध्यान रखेंगे शासक है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। लेकिन इन आक्रमणों में भाग लेने वाला व्यक्ति जो है अलाउद्दीन खिलजी है, जिसने मंगोल आक्रमणों को बड़ी आसानी से रोक दिया, उन पर विजय प्राप्त की, और उसने 2000 मंगोल सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उन्हें एक सर पर छोड़ने की बात कहता है कि उन्हें इस्लाम स्वीकार करना होगा, इस्लाम कबूल करना होगा, और उन 2000 सैनिकों ने इस्लाम को बड़ी आसानी से कबूल कर लिया। और उनके इस्लाम कबूल करने के बाद उसने दिल्ली के निकट एक नगर की स्थापना किया जिसे मुगलपुर या मंगोलपुरी के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे मुगलपुर, आपको हो सकता है ये लगे कि मुगलपुर की स्थापना मुगलों ने की है, लेकिन ध्यान रखेंगे मुगलपुर की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, जिसे मंगोलपुरी के नाम से जानते हैं। ये वही मंगोल है जिन्होंने इस्लाम स्वीकार किया था, इसलिए इन्हें हम नव मुसलमान के नाम से भी या न्यू मुस्लिम के नाम से भी हम जानते हैं। मुगलपुर या मंगोलपुरी, सिटी ऑफ मंगोल सोल्जर्स एस्टैब्लिश्ड बाय फाउंडेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस तरीके से यहाँ पर मुगलपुरी की स्थापना की। इसके बाद 1296 में वो दक्षिण भारत में राजा रामचंद्र के ऊपर या देवगिरी के ऊपर अटैक करता है, वहां से लूटपाट करके वापस आता है, खूब सारा धन लेकर आता है। लेकिन उसने इसी अटैक में उसके मन में ये बात आ जाती है कि जो दिल्ली सल्तनत है, जलालुद्दीन खिलजी का जो प्रभुत्व है वो केवल और केवल मेरे कारण है। उसके सहयोगियों ने भी उसे कहा कि जो आप ही सरदार हैं, आपने ही सारे विजय अभियान किए हैं, तो ये दिल्ली पर केवल और केवल आपका राज्य होना चाहिए। और इस भावना से दुष्प्रेरित होकर उसने जो लूट का धन है दिल्ली सल्तनत नहीं भिजवाया, ना ही संदेशा भिजवाया। जलालुद्दीन खिलजी को जब ये बात पता चलती है तो जलालुद्दीन खिलजी कड़ा, जो कि मानिकपुर या प्रयागराज के पास निकट एक क्षेत्र है, वहां का गवर्नर था अलाउद्दीन खिलजी, वहां पहुंचता है अपने दलबल के साथ। और जलालुद्दीन खिलजी जब अलाउद्दीन खिलजी से गले मिलता है तो मौका पाकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जान की पीठ में खंजर घोंप दिया, और खंजर घोंपते ही जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु के पश्चात अब दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी, इसका बचपन का नाम है अली गुरशप। अली गुरशप इसका बचपन का नाम है, और बचपन से ही ये काफी अच्छी सैन्य स्किल थी, सोल्जर स्किल्स इसके अंदर बहुत ही ज्यादा थी। तो 1296 में जब ये शासक बनता है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत पे, तो यहाँ पर इसने सैन्य विस्तार शुरू किया, क्योंकि ये धोखे से शासक बनता है और उसने धोखे से अपने चाचा की हत्या की थी, इसलिए लोगों के मन में इसकी जो इमेज है वो कम होती है। तो अपनी इमेज को सुधारने के लिए उसने एक कवि है अमीर खुसरो, उनकी सहायता की, और उसने अपना एक नया राजत्व का सिद्धांत दिया। और उस राजत्व के सिद्धांत के में उसके अलाउद्दीन खिलजी की इमेज को इम्प्रूव करने में अमीर खुसरो का बहुत ही ज्यादा योगदान है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, एक अभिलेख है जोधपुर अभिलेख, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है।
इससे हमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी मिलती है। उसने उसमें गुदवाया था कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो एक देवतुल्य है, देवताओं के समान उसकी तुलना की जाती है, जिसने बहुत दूसरे राक्षसों को इस धरती से खत्म कर दिया है और एक नए अच्छे राज्य की स्थापना की है। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बोला जाता है। इतिहासकारों ने कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी की शुरुआत जो होती है वो धोखे से होती है, उसका विकास परोपकारिता से होता है और अंत उसका जो होता है वो आतंक से होता है। तो इस तरीके से अमीर खुसरो ने यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की इमेज को सुधारने की कोशिश की है। मैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको बता दूं, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने खड़ी बोली का आविष्कार किया। खड़ी बोली आप वेस्टर्न यूपी और हरियाणा का जो क्षेत्र है यहाँ बोली जाने वाली जो बोली है इसे हम खड़ी बोली के नाम से जानते हैं। तो ये अमीर खुसरो ने इसकी शुरुआत करी थी। ठीक है, ये जैसा कि हमने बात करी कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि हैं और अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी इमेज सुधारने के लिए, अपनी इमेज को जनता के सामने अच्छा प्रदर्शित करने के लिए अमीर खुसरो का सहारा लिया और अमीर खुसरो ने उसकी बहुत सहायता करी। अमीर खुसरो बलबन के समकालीन हैं। ठीक है, बलबन के शासनकाल में ही ये पहली बार दिल्ली सल्तनत में आते हैं और वहीं से इनका राजनीतिक कैरियर शुरू होता है। लेकिन ध्यान रखेंगे बलबन के राज दरबार में नहीं गए थे कि ये दिल्ली सल्तनत में जाते हैं। ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें हम तोताए हिंद या तूतिए हिंद या पैरट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में एटा नामक स्थान में पटियाली एक गांव है, पटियाली नामक गांव में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, ये वह व्यक्ति हैं, अमीर खुसरो वह व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्वाधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा है। ठीक है, इवन ये आपका आगे आने वाले समय में तुगलकों के शासनकाल में देखे जाएंगे। तो सर्वाधिक सुल्तानों का शासनकाल देखने वाला कवि कौन है? तो हमारा आंसर होगा अमीर खुसरो वह व्यक्ति है जिसने सर्वाधिक सुल्तानों का समय देखा है। इनके बारे में कुछ और चीजें हैं, जैसे कि इन्होंने सितार और तबला का आविष्कार किया है। तबला सब लोग जानते होंगे। सितार के बारे में बता दूं कि सितार जो है इंडियन इंस्ट्रूमेंट बीड़ा, और जो इस्लाम का है अरब इंस्ट्रूमेंट है तंबूरा। तंबूरा और बीड़ा का जो मिश्रण है वो सितार कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा जो लोकल गायकी है, वोकल म्यूजिक, कव्वाली भी अमीर खुसरो की ही देन है। ठीक है, इन्होंने जम्मू कश्मीर की यात्रा पर जाते हैं तो वहां पर कश्मीर को देखकर इन्होंने कहा था कि ये धरती का स्वर्ग है। इसके लिए उन्होंने एक लाइन कही थी, गर्व फिरदौस बरुए जमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो, यानी कि अगर धरती पे कहीं अगर स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। कहाँ? कश्मीर में। तो ये कश्मीर की उनकी पंक्तियां हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग करने वाला व्यक्ति कौन है? तो ध्यान रखेंगे अमीर खुसरो है, जिनके गुरु जो हैं वो है आपके निजामुद्दीन औलिया, जिनके नाम पर हजरत निजामुद्दीन जो दरगाह बनी हुई है दिल्ली में स्टैब्लिश है, ये उनके गुरु रहे हैं निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया के जहां पर कब्र है उसी कब्र के पास अमीर खुसरो की भी कब्र बनवाई गई है। यहीं पर हुमायूं का मकबरा भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों के बारे में बता दूं, जैसे कि आपने खैजान फतह, ठीक है, खैजान उल फतह जो अलाउद्दीन खिलजी का जो सैन्य अभियान है उसके बारे में हमें इससे पता चलता है। लैला मजनू आपने सुना होगा, तो लैला मजनू भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, इसके अलावा इनकी एक और बहुत ही फेमस बुक है खमसाए खुसरो। खमसाए खुसरो ये भी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध बुक है, जो इनकी रचनाओं के बारे में हमें यहाँ से पता चलता है। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी ज्ञानपरक पहेलियां इनके बारे में हम जानते हैं। छोटी छोटी ज्ञानपरक पहेलियों के माध्यम से ये लोगों से प्रश्न किया करते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये अमीर खुसरो के बारे में हुआ, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की इमेज को उसके सैन्य अभियानों के बारे में यहाँ पर बताया है। तो हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान। अलाउद्दीन के सैन्य अभियानों के बारे में अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन का जो समय है, टाइम पीरियड है, अलाउद्दीन का जो शासनकाल पूरा, उसकी शुरुआत जो होती है वो धोखे से होती है, क्योंकि धोखे से उसने अपने चाचा की हत्या की थी। उसका जो विकास होता है वो पूरा परोपकारिता से होता है। जब उसके हम कार्य देखेंगे तो हम देखेंगे कि अलाउद्दीन कितना परोपकारी व्यक्ति रहा है। तो कहा जाता है कि इतिहासकारों ने कहा है कि अलाउद्दीन के शासन की शुरुआत धोखे से होती है, उसका जो विकास होता है परोपकारिता से होता है, और अंत आतंक के साथ होता है। उसे एक आतंकी के रूप में भी यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। तो ये जो विकास का क्रम है,
कैसे होता है, उसके सैन्य अभियानों के बारे में बात करें तो जैसे हमने देखा है कि जब जलालुद्दीन खिलजी का जो समय रहा है, जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पर ही जितने भी मिलिट्री कैंपेन्स हुए हैं वो सब के सब अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में ही हुए हैं। चाहे वो मंगोलों का आक्रमण आप देख लें जिसे उसने सप्रेस किया था और मंगोलपुरी का एस्टेब्लिशमेंट किया है, उसके बाद चाहे देवगिरी पर अटैक किया है, राजा रामचंद्र की लड़की को किडनैप किया, ठीक है, उनके साथ संधि स्थापित करता है। वहीं साउथ के विजय पर, साउथ कैंपेन पर जब वो जाता है वहीं पर उसने एक दास खरीदा था, मलिक काफूर, जो कि किन्नर था, ठीक है। मलिक काफूर को 1000 रुपए में, 1000 दिनार में उसने खरीदा था, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी के रूप में भी जानते हैं। 1000 दिनारी या मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का बहुत ही वफादार सेनापति है, ठीक है, और सेनापति होने के साथ एक कुशल सैनिक भी है, ठीक है। इसी कारण से वो अलाउद्दीन खिलजी की सेना में लीडरशिप कर रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो सैन्य अभियान है उसकी शुरुआत अगर हम देखें तो 1296 में जब उसने देवगिरी पर अटैक किया था तो वहां से लूटपाट करने के बाद सारा धन लेकर कड़ा मानिकपुर जाता है। उसके बाद 1296 में जब वो दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है तो पहले तो इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट उनको ही खत्म करने में उसका समय व्यतीत हुआ। साथ ही साथ वो देख रहा है कि बहुत सारे हिंदू शासक ऐसे हैं जो काफी पावरफुल हैं, जो उसको चैलेंज कर सकते हैं। इसने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए पहली बार 1298-99 गुजरात में राजा कर्णदेव के ऊपर अटैक करता है और इस आक्रमण से घबराकर राजा कर्णदेव अपनी राजधानी छोड़कर भाग जाते हैं और राजा कर्णदेव की पत्नी के साथ अलाउद्दीन खिलजी विवाह कर लेता है और इस तरीके से गुजरात पर बड़ी आसानी से विजय प्राप्त कर लेता है। और उसके कुछ दिनों बाद हम एक बहुत ही फेमस शासक थे, चौहान वंशी शासक थे, हमीर देव, ठीक है, जो कि रणथंभौर के शासक थे, सवाई माधोपुर के, जिसे हम जानते हैं। सवाई माधोपुर में चौहान वंशों के लोगों का राज्य था। यहाँ पर वो अटैक करता है और बड़ी आसानी से रणथंभौर पर भी अपना अधिकार कर लेता है, क्योंकि मेवाड़ या जो राजपूताना रहा है वो राजपूताना ही यहाँ पर खिलजियों के लिए एक चैलेंज हो सकता था। तो इस पर आसानी से विजय प्राप्त कर लिया। और वहीं उसी के पड़ोस में एक और राज्य है चित्तौड़, जो कि राणा रतन सिंह के साम्राज्य में है और उनकी रानी है पद्मिनी। तो राणा रतन सिंह और पद्मिनी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ की जो कहानी शुरू होती है वो चित्तौड़ पर अटैक करने वाला नहीं था, लेकिन राणा रतन सिंह के दरबार में एक जादू टोना करने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था राघव चेतन। कहा जाता है ऐसा कि रानी जो पद्मिनी है वो सिंघल देश यानी कि वर्तमान का श्रीलंका है, वहां की राजकुमारी थी, ठीक है। राणा रतन सिंह सिंघल पर अटैक करते हैं, वहां पर संधि होती है, रानी पद्मिनी का उनके साथ विवाह करा दिया जाता है। उस विवाह के पश्चात जब रानी पद्मिनी आती है, रानी पद्मिनी उस समय पर जितनी भी महिलाएं थी उसे सबसे खूबसूरत औरत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। राघव चेतन जो कि काला जादू करने वाला व्यक्ति है, जादू टोना करता है। राणा रतन सिंह को जब इस बारे में पता चलता है तो उन्होंने उसे अपमानित करके अपने दरबार से बाहर निकाल दिया। तो अपने इसी अपमान का बदला लेने के लिए राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है और उसे बताता है कि आप जैसे शासक के पास रानी पद्मिनी होनी चाहिए, जो कि अभी राणा रतन सिंह के पास है, क्योंकि आप इतने पूरे साम्राज्य के शासक हैं तो इस राज्य की सबसे खूबसूरत वस्तु भी आपके पास होनी चाहिए। और उसकी खूबसूरती की प्रशंसा को पर मोहित होकर अलाउद्दीन खिलजी 6 महीने तक चित्तौड़ पर घेरा डाले रहता है, ठीक है। और अंतिम में राणा रतन सिंह उसके साथ संधि की मतलब बात करने के लिए तैयार होते, जिसमें उसने बाद में प्रस्ताव रखा कि बस एक बार रानी के दर्शन करा दिए जाएं। लेकिन राजपूतों के यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति रानी के दर्शन करे। तो उसने फिर भी युद्ध को टालने के लिए उन्होंने समझौता करने की कोशिश करी और उसे अपने घर मेहमान के रूप में बुलाया। अब वो जब मेहमान के रूप में आता है तो डायरेक्ट तो दर्शन नहीं हो सकते थे, तो वहां पर ये रखा गया कि या तो किसी दर्पण में या कुछ इतिहासकारों ने बताया है कि आप पानी में उसकी इमेज देख सकते हैं रानी पद्मिनी को। जैसे ही वो घर से निकल रहा होता है तो उसे झरोखे से कांच के माध्यम से उसे रानी पद्मिनी के दर्शन होते तो पागल हो जाता है, अपना आपा खो बैठता है, कितनी खूबसूरत रानी, वो मेरे पास ही होनी चाहिए। और इस तरीके से उसने धोखे से राज्य को घेर लिया। राणा रतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है और उसके बाद उसने चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया। लेकिन वहीं पर रानी पद्मिनी के 2 सेनापति हैं, गोरा और बादल, उन्होंने बड़ी बहादुरी से वीरता से युद्ध किया और राणा रतन सिंह को छुड़ा कर लाते हैं और चित्तौड़ को उनके अलाउद्दीन खिलजी के शासन से मुक्त करा लेते हैं। लेकिन बाद में जब उसे पता चलता है कि धोखे से ये सारी चीजें हुई हैं तो यहाँ पर उसने चित्तौड़ पर दोबारा से अटैक किया और रानी पद्मिनी भी जौहर कर लेती हैं और चित्तौड़ पर अपना अधिकार करने के बाद उसका नाम रख देता खीजनाबाद।
यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूं कि जब राणा रतन सिंह को भगा कर ले जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक शर्त रखी थी कि राणा रतन सिंह को तभी छोड़ा जाएगा जब रानी पद्मिनी मेरे पास होंगी। रानी पद्मिनी ने भी वहां पर प्लान किया गोरा बादल के साथ में, और गोरा बादल दोनों यहाँ पे दोनों सेना को लीड कर रहे हैं। गोरा बादल उसमें पालकी में बैठते हैं, रानी पद्मिनी का वेश धारण करते हैं और अलाउद्दीन खिलजी के महल तक जाते हैं। वहां पर जब उसने देखा कि यहाँ पर गोरा बादल है ना कि रानी पद्मिनी, तो उससे लगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है। उस धोखे के लिए बाद में उसने चित्तौड़ पर अटैक किया, तो चित्तौड़ का नाम बदल के रख दिया था खिजनाबाद। ठीक है, रानी पद्मिनी के ऊपर ही एक बहुत ही फेमस महाकाव्य है जिसके रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने रचना लिखी पद्मावत। ध्यान रखेंगे रानी पद्मिनी के ऊपर ही है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि जो पद्मावत है उसकी रचना आप देखें मुगल काल में एक शासक है शेरशाह सूरी, उसके टाइम पर ये रचना लिखी जाती है। लेकिन रानी पद्मिनी कहाँ है? खिलजी वंश के टाइम पीरियड पे 1303, और शेरशाह सूरी कब का है? 1540 के आसपास का उसका टाइम पीरियड रहेगा। तो इतने दिनों के बाद वो पद्मावत की रचना की जाती है। तो इसका ऐसा कोई इतना ज्यादा प्रामाणिक ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि रानी पद्मिनी के कारण ही उसने वहां पर अटैक किया, लेकिन ये महाकाव्य में से हमें इस बात के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसका जो अगला मिशन है 1306 में दक्षिण भारत की ओर वो रुख करता है। दक्षिण भारत के ऊपर अधिकार करने के लिए उसने मलिक काफूर को अपना सेनापति बनाया, और मलिक काफूर के नेतृत्व में ही दक्षिण भारत के विजय के अभियान की शुरुआत होती है, जिसमें पहला अटैक उसने फिर से देवगिरी के शासक राजा रामचंद्र के ऊपर किया। जब ये राजा रामचंद्र के ऊपर अटैक करता है तो इस बार राजा रामचंद्र को उनकी पत्नी और बच्चों के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है और दिल्ली सल्तनत में जाकर बिठा दिया जाता है। वहां उनकी खूब सेवा सत्कार की जाती है, और जब राजा रामचंद्र उसे आश्वस्त कर देते हैं कि हम आपका सहयोग करेंगे, हम विद्रोह नहीं करेंगे, तब उन्हें यथावत उनके राज्य तक छोड़ दिया जाता है। और उसके आगे थोड़ा ही जैसे समय बीतता है, अगले वर्ष राजा प्रताप रुद्रदेव जो कि काकतीय वंश के हैं, तेलंगाना इसकी राजधानी थी वारंगल। ठीक है, वहां पर यह अटैक करता है। वारंगल के आसपास का ही जो क्षेत्र है वहां पर गोलकुंडा की जो खाने हैं, ठीक है, वो हीरे और जवाहरातों के लिए बहुत ही फेमस थी। तो गोलकुंडा की खान से ही एक बहुत ही बेशकीमती हीरा जिसे हम कोहिनूर हीरा के नाम से जानते हैं वो निकला था, और वो कहाँ? राजा प्रताप रुद्रदेव के पास ही था। उसने मलिक काफूर को वो कोहिनूर हीरा दिया कि आप ले जाओ, मेरी ओर से सप्रेम भेंट सुल्तान को दे देना। और मलिक काफूर ने वो कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया, और साथ ही साथ खुश करने के लिए राजा प्रताप रुद्रदेव ने कहा कि मुझे गिरफ्तार करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, मुझे खत्म कर दोगे तो भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, इससे अच्छा है कि तुम्हें मैं धन संपत्ति देता हूँ। खूब सारी धन संपत्ति दी, साथ ही साथ अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर उसे जंजीरों में जकड़वाकर भिजवा दिया कि राजा इससे खुश भी हो जाएगा कि मैंने राजा को गिरफ्तार भी कर लिया, साथ ही साथ सोने की मूर्ति भी मिल गई। इतना सारा धन संपत्ति देने के पश्चात राजा प्रताप रुद्रदेव ने उसे मलिक काफूर को वहां पर भेजा। और उसके बाद जब मलिक काफूर और आगे बढ़ता है तो उसने देखा कि यहाँ पर तो पूरा समुद्र है, तो उसने यहाँ पर कहा कि जो हमारा सुल्तान है वो विश्व विजेता है, और उसने यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी को एक उपाधि दी जिसे हम बोलते हैं सिकंदरे सानी। तो ध्यान रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदरे सानी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे उसका बचपन का नाम अली गुरसत था, वैसे ही उसको एक और उपाधि दे दी गई, क्या? सिकंदरे सानी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी जैसे खुद ही उपाधि धारण करता है शाइस्ता खां की, तो इस तरीके से जो उपाधियां हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो सिकंदरे सानी कहने वाला व्यक्ति कोई और नहीं है, मलिक काफूर ही है, इसने अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदरे सानी कहा, यानी कि विश्व विजेता की उपाधि दी थी। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के महत्वपूर्ण जो कार्य हैं उसके मार्केट रिफॉर्म्स, मार्केट पॉलिसी या जो मिलिट्री रिफॉर्म्स हैं। तो आगे के वीडियो के सब्सक्रिप्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेगी। और अगर चैनल आपको कोई डाउट हो तो चैनल पर नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।